हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विकास पारिक आपका स्वागत करता हूं। बिना देर किए टॉपिक पर हम आते हैं। पिछली वीडियो में हम उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने उपभोक्ता की परिभाषा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, कोपरा अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उपभोक्ता शोषण के कारणों की चर्चा की थी। हमने विस्तार से देखा था कि किस तरह उपभोक्ता की नासमझी, अशिक्षितता आदि के कारण उपभोक्ता बाजार में शोषित हो रहा है। हमने उपभोक्ता शोषण के कारणों का विस्तार से अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम उपभोक्ता शोषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि उपभोक्ता शोषण के कितने प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, सामने देखिए, किताब के अकॉर्डिंग उपभोक्ता का शोषण वैसे तो कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन शोषण की स्थिति तब अधिक होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक पूंजीवादी, शक्तिशाली और बड़ी कंपनियां करती हैं। सबसे बड़ा यहाँ जो शब्द आया है वो पूंजीवादी शब्द आया है। पहले इस शब्द को समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जिस शब्द के पीछे वाद आ जाए उस शब्द का आशय बढ़ावा देना, और जिस शब्द के पीछे वादी आए उस शब्द का आशय होता है बढ़ावा देने वाले। तो यहाँ पूंजीवादी जो शब्द आया है, इसका अर्थ है पूंजी को बढ़ावा देने वाले। और कौन? बड़ी कंपनियां, अर्थात वे कंपनियां जिनका एकमात्र जो मूल उद्देश्य होता है वो सिर्फ लाभ प्राप्त करना होता है। ये कंपनियां लाभ प्राप्त करने के कारण, लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से जायज एवं नाजायज जो भी तरीका अपनाया जा सकता है, ये तरीका अपनाते हैं और लाभ की प्राप्ति करते हैं। अब इन तरीकों में चाहे उपभोक्ता का शोषण हो या अर्थव्यवस्था को नुकसान हो, बाजार में फ़ायदा यानी प्रॉफिट या लॉस हो, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है और वो है लाभ प्राप्त करने का। हालांकि देखा जाए तो व्यापार का मूल उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही होता है, लेकिन बड़ी पूंजीवादी जो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ पूंजी को बढ़ावा देती हैं, ऐसे में वो लाभ प्राप्त करने के कारण कई तरीके अपनाती हैं जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। शोषण को दो भागों में बांटा जाता है। एक माल या वस्तु के रूप में जो देख सकते हैं आप, और दूसरा सेवा के रूप में जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, आप देखिए। सबसे पहला टॉपिक आता है तोल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी करना। या जो एक कना शब्द दे रखा है किताब के अंतर्गत, ये मिसप्रिंट है, करना है अर्थात हम वस्तुओं को जो प्राप्त करते हैं, दुकानदार से हम लेना चाहते हैं, जितनी वस्तु हमें मांगते हैं हमें उतनी वस्तु नहीं दी जाती। वस्तु के वजन में, मात्रा में कमी कर दी जाती है, जिसके कारण हमारा शोषण होता है। एग्जाम्पल, आप बाज़ार जाइए, सब्जी मंडी, फल मंडी जाइए, आपने 1 किलो फल मांगे
दुकानदार के देखिए आप, जब तराजू में वो तोलता है तो कई तरीके अपनाता है जिससे वज़न कम दिखाई दे। हमारी नज़रों के सामने तो वो स्पष्ट दिखाई देगा कि हमने 1 किलो वस्तु प्राप्त कर ली, लेकिन वो इस तरीके से तोलता है कि वो 1 किलो की बजाय 800 ग्राम ही वस्तु तोली जा पाती है। हाथ वाला तराजू, जिसमें तराजू को तिरछा कर दिया जाता है, या स्थिर तराजू, जिसको भी तिरछा रखकर या तराजू के नीचे चुंबक लगाकर वस्तुओं को तोला जाता है। दूध नापने वाले बर्तनों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि दूध वाले पूरा दूध नहीं नापते, नाप को थोड़ी सी खाली रखते हैं और ऊपर से फिर 2-4 बूंद और डाल दी जाती है। हम ये सोचते हैं कि दूध वाले ने हमें पूरा दूध तोला है, लेकिन हमारी आँख के सामने ही हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारा शोषण हो जाता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर जाइए, पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल भरवाएंगे तो पेट्रोल भरने का जो उपकरण है उसे गाड़ी की टंकी के अंतर्गत पूरी तरह से डाल दिया जाता है, जिससे हमें पेट्रोल आता हुआ दिखाई नहीं देता, मीटर चलता रहता है और पेट्रोल आना बंद हो जाता है। राशन की दुकानों पर राशन के लिए जो केरोसिन लेने जाते हैं, केरोसिन का डब्बा कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन ये डब्बा सामने से ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जो ये नीचे का हिस्सा है, इस नीचे के हिस्से को दुकानदार के द्वारा अंदर की तरफ दबा दिया जाता है। परिणामतः जितना केरोसिन आना चाहिए, जितना फ्यूल आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। अगर ये डब्बा अंदर दबा नहीं होता तो फ्यूल यहाँ तक आता, केरोसिन यहाँ तक आता, लेकिन अंदर दबा दिया, ऐसे में सिर्फ वो यहाँ तक ही फ्यूल आएगा। बाहरी नज़रों से अगर देखें तो बाहरी नज़रों से तो डब्बा ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से हम सोचेंगे डब्बा सही है, लेकिन अंदर ही अंदर डब्बे को मोड़ दिया गया, जिसके कारण हमें फ्यूल यानी केरोसिन या जो भी अन्य वस्तु हम खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, वो कम तोली जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारे शोषण के अंतर्गत कि वस्तुओं की जो मात्रा है, वजन है, माप है, उसमें कमी कर दी जाती है। मांगी गई मात्रा हमें नहीं मिलती, वस्तु का भुगतान पूरा लिया जाता है, लेकिन वस्तु कम तोली जाती है। सब्जी विक्रेता भी इस कार्य के अंतर्गत कोई पीछे नहीं है, वह भी बढ़ चढ़कर उपभोक्ताओं का शोषण करने में आगे रहते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिए, बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना। कई बार पैकेट पर, डब्बे पर वस्तुएं जो लिखी होती हैं, उनकी जो किस्म, उनकी गुणवत्ता लिखी होती है, पैकेट और डब्बे के अंतर्गत वो नहीं मिल पाती। हम सिर्फ बाहरी तत्व को देखकर ये महसूस कर लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी, लेकिन जब डब्बा या पैकेट खोला जाता है तो उसके अंतर्गत वो किस्म नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके कारण भी हमारा शोषण होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए अशुद्धता या मिलावट का होना, यह तो आज हर जगह देखने को मिलता है। शुद्ध तो कुछ भी नहीं, आजकल इंसान भी मिलावटी हैं, तो वस्तुएं तो मिलावटी होना स्वाभाविक है। सफ़ेद दाल में सफ़ेद कंकड़, काली दाल में काले कंकड़, हल्दी में पीली मिट्टी, ऐसे तमाम तरह के मिलावटी वस्तुएं हमें बेची जाती हैं और हम जानबूझकर, जानते हुए भी उन्हें खरीदने के लिए मजबूर हैं। कारण है हर तरफ मिलावटी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। दिवाली के मौसम में या त्योहारों पर जब मिठाइयों का बड़ा सीजन होता है, डिमांड अधिक होती है,
तो मावे की जगह उबले हुए आलू से ही मिठाइयों का निर्माण कर दिया जाता है। बाहरी रंग रूप बड़ा आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी गुणवत्ता नाम मात्र की भी नहीं होती। कई बार लोग ऐसी मिठाइयों को खाकर बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। तो कहने का आशय, अशुद्धता या मिलावटी वस्तुएं देना, इसके अतिरिक्त निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, यह भी कई बार देखा गया है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर कीमत लिखी रहती है। आपने देखा होगा वस्तुओं के ऊपर MRP क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म ये लिखा होता है। MRP अर्थात मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, अर्थात उस मूल्य से ज़्यादा कीमत आपसे वसूल नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल, बिस्किट के पैकेट पर अगर 5 रुपये लिखे हैं तो आपसे अधिकतम 5 रुपये वसूले जा सकते हैं। न्यूनतम कितने वसूले जा रहे हैं उसकी बात अलग है, लेकिन अधिकतम 5। आपसे इस 5 रुपये की बजाय 6 रुपये भी नहीं वसूले जाएंगे। लेकिन उन वस्तुओं का क्या जिन पर कीमत अंकित नहीं होती? कई वस्तुएं तो ऐसी हैं जिन पर कीमत बहुत ज़्यादा लिखी होती है। विशेषकर शूज लेकर आइए, शूज पर दुकानदार दे रहा है 300 रुपये में कोई शूज, और उन्हीं शूज पर कीमत लिखी हुई है 1200। क्या है इसका मतलब? क्यों लिखे गए 1200 रुपये और क्यों दिए जा रहे हैं 300 रुपये में वह शूज? और चलो इन पर तो कीमत फिर भी अंकित है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर कीमत अंकित ना हो उनका क्या किया जाए? जैसे खुली शक्कर, खुली दाल या कपड़े, इन पर तो कीमत अंकित होती ही नहीं है। ऐसे में दुकानदार मन माफिक हमसे कीमत वसूल करते हैं। और सर्वाधिक जो शोषण होता है हमारा, वो वस्त्र खरीदने में ही होता है। 100 रुपये के वस्त्र को अगर 400 रुपये में भी दिया जाए तो हम नहीं समझ पाते। हम उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग करेंगे, कीमत को कमी करवाएंगे। 100 रुपये की कोई वस्तु, उसने बोला 400 रुपये, हम कितना कम करवाएंगे? 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। सपोज करो हमने बड़े गर्व से आकर 200 रुपये कम भी करवा दिए, तब भी ये हमें वस्तु पड़ी 200 रुपये में। फिर भी यहाँ दुकानदार का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और हमसे 100 रुपये अधिक वसूले गए। और अगर हम बार्गेनिंग नहीं करते, जो कीमत हमें बताई गई हम उतनी कीमत दे देते, तो सोचिए हमारा कितना ज़्यादा शोषण हो सकता है। दवाइयों के अंतर्गत भी ये देखने को मिलता है। बड़ी दुकानें 10%, 15% और कई दुकानें तो 20% तक कंसेशन देती हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंसेशन नहीं देते और प्रिंट रेट पर ही हमें दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। अब एक दवाई जिसकी कीमत 100 रुपये है, बड़ा दुकानदार उसे 80 रुपये में दे रहा है 20% कंसेशन के साथ, जबकि छोटा दुकानदार उसे 100 रुपये में ही दे रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि जब बड़ा दुकानदार 80 में दे रहा है, इसका मतलब इसका 80 में भी फ़ायदा है, तभी वो हमें 80 में दे रहा है। और छोटा दुकानदार दे रहा है 100 रुपये में, तो आप सोचिए छोटे दुकानदार ने कितना लाभ कमाया। लेकिन इन सब का विपरीत प्रभाव जो पड़ता है वो उपभोक्ता पर पड़ता है। अंततः शोषण उपभोक्ता का ही होता है। इसके अतिरिक्त वस्तु की गुणवत्ता में कमी लाना, वस्तु का असुरक्षित होना। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो असुरक्षित होती हैं, हम उन्हें खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनसे जान व माल को हानि हो सकती है, दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। जैसे प्रेशर कुकर हम ले आए, बेहतर क्वालिटी का वो प्रेशर कुकर नहीं है, इस्तेमाल किया और कुकर फट गया, जिससे जान को हानि हो सकती है।
विद्युत उपकरण, कोई वायर, कोई बल्ब, एलईडी, कोई ऐसी वस्तु लेकर आए जो गुणवत्ता युक्त नहीं, हमने उन्हें खरीद लिया और ख़रीदने के बाद उनसे हमसे दुर्घटना हो गई, हमारी जान व माल दोनों को हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना, दुकानदार जानता है, विक्रेता जानता है कि वस्तु में क्या खराबी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बढ़ा चढ़ाकर उन वस्तुओं को हमारे सामने पेश करता है। इस तरीके से पेश किया जाता है कि ना चाहते हुए भी हम उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वस्तु उत्तम है या नहीं इसकी पूरी जानकारी दुकानदार को होती है। कई बार दुकानदारों के द्वारा खराब वस्तु भी हमें थमा दी जाती है, यह कहकर कि ये बहुत अच्छी वस्तु है, चिंता मत कीजिए, मैं बैठा तो हूँ, पूरी गारंटी है, और तमाम तरह की ऐसी बातें। हम दुकानदार विक्रेता के विश्वास में आ जाते हैं और ख़राब वस्तुओं को घर ले आते हैं, जिसके कारण भी हमारा शोषण होता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं का या माल का कृत्रिम अभाव पैदा करके, जब वस्तुओं और माल का जानबूझकर अभाव पैदा किया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि वस्तुओं और माल का जानबूझकर अभाव पैदा करना, यानी बाज़ार में जानबूझकर कमी लाना। अब जब बाज़ार में जानबूझकर कमी लाई जाएगी, वस्तु की कमी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत स्वतः ही बढ़ती है। बाज़ार का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कि बाज़ार के सिद्धांत में मांग अधिक तो कीमत भी अधिक, ये सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है। बाज़ार के सिद्धांत के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है मांग कम तो कीमत भी कम, लेकिन इन सब के साथ साथ चलता है उत्पादन। अगर किसी वस्तु का उत्पादन कम है और मांग अधिक है तो कीमत भी कैसी होगी? अधिक। बाज़ार में किसी दिन देखा होगा, किसी दिन सब्जी मंडी में ही जाइए, टमाटर की बात करें, किसी दिन सब्जी मंडी में टमाटर नहीं है, सपोज कीजिए पूरी सब्जी मंडी में सिर्फ एक दुकान पर टमाटर हैं और वो भी 2, 5, 10 किलो। उस दिन टमाटर के भाव अधिक होंगे या कम होंगे? अधिक होंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी मंडी टमाटरों से लाल हो रही होती है, हर दुकानदार, हर ठेले के पास टमाटर ही टमाटर हैं। तो ऐसे में टमाटर उस समय कैसे मिलते हैं? सस्ते। कारण है वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो जाता है तो मांग कम हो जाती है, और उत्पादन अधिक, मांग कम तो कीमत भी कम, और उत्पादन कम, मांग अधिक तो कीमत भी अधिक। तो दुकानदार या विक्रेता जानबूझकर वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं, जानबूझकर वस्तुओं की कमी लाते हैं, बाजार से खरीदकर अपने गोदामों में भर लिया जाता है। ऐसे में उत्पादन कम हो जाता है, वस्तुओं की डिमांड अधिक हो जाती है। उसके पश्चात दुकानदार थोड़ी थोड़ी वस्तुओं को बाजार में लेकर आता है और ऊंची कीमतों पर उसका विक्रय करता है, जिसके कारण भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो हमने देखा उपभोक्ता शोषण के प्रकारों के अंतर्गत कि किस तरह माल एवं वस्तु के रूप में उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। वहीं इसका एक दूसरा प्रकार और आता है सेवा के रूप में। वो क्या है, वो देखें ज़रा। सिर्फ वस्तुओं को बेच देना और दुकानदार के द्वारा उसका विक्रय करना और उपभोक्ता के द्वारा खरीद लेना ही शोषण में या बाजार तक सीमित नहीं है। हम किसी के यहाँ कार्य कर रहे हैं या हम किसी से सेवा प्राप्त कर रहे हैं तो वह भी एक उपभोक्ता के अंतर्गत उसके शोषण में शामिल किया जाता है। कैसे?
पहला आता है सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त व संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं करना। ये पहली कंडीशन आती है और शोषण का पहला कारण आता है। देखा होगा शादी विवाहों की यदि हम बात करें, मान लीजिए किसी पार्टी के द्वारा किसी कैटरिंग वाले से ये बात की गई कि शाम 4 बजे तक उत्तम भोजन निर्मित हो जाना चाहिए। ये शर्त रखी गई है कि शाम 4 बजे तक उत्तम भोजन निर्मित करना है, लेकिन कैटरिंग के द्वारा, हलवाई के द्वारा, निर्माता के द्वारा शाम 4 बजे तक भोजन का निर्माण नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या हुआ? उपभोक्ता का शोषण। और निर्माण किया भी गया तो गुणवत्ता युक्त नहीं किया गया, उत्तम भोजन नहीं बनाया गया, भोजन में कमी रख दी गई, स्वादिष्ट भोजन नहीं बन पाया, जिसके कारण भी उपभोक्ता का क्या हुआ? शोषण। इसके अतिरिक्त सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना। हम मकान बनवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सपोज कीजिए हमारे जो मिस्त्री आए हैं, बेलदार आए हैं, निर्माता आए हैं, भवन निर्माण करने वाले, उन्होंने सीमेंट बजरी का सही तरह से उपयोग नहीं किया गया, दीवार को बेहतर तरीके से नहीं बनाया गया, छत का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं हुआ और कुछ ही समय में भवन गिर गया, छत गिर गई, प्लास्टर उखड़ गया। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिसके कारण भी उपभोक्ता शोषित होता है। आज आप देखिए बारिश का मौसम है, आपके घरों की छतों पर से हो सकता है पानी नीचे आ रहा हो। यह भी एक शोषण का प्रकार है कि निर्माता के द्वारा जब भवन का निर्माण किया गया तो बेहतर तरीके से भवन निर्मित नहीं किया गया, जिसके कारण आज आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना। हम ये सोच रहे हैं कि हम जिससे सेवा प्राप्त कर रहे हैं वो हमें लाभ पहुंचाएगा, लेकिन उसने हमें हानि पहुंचा दी। विशेषकर भवन निर्माताओं की बात करें, जहां 4 परात में 1 परात सीमेंट चाहिए, उन्होंने 4 परात में 2 परात सीमेंट डाल दिए, जिसके कारण भी हमें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। तो सुविधाओं व लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, यह भी एक दोषयुक्त कार्य है। और इसके अतिरिक्त एक लास्ट आता है शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षति पहुंचाना, जिससे हम सेवा प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है वह गर्म मिजाज का हो, वह हमसे अपशब्दों का इस्तेमाल करे, कई बार थोड़ा सा वाद विवाद, बड़ी मारपीट और हिंसा तक पहुंच सकता है। ऐसे में भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो कहने का आशय, उपभोक्ताओं के शोषण के कई प्रकार हैं और आम तौर पर अधिकतर ये देखा गया है हर जगह, चाहे हम किसी से सेवा प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पर भी, या हम किसी से वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पर भी, अंतिम जो शोषण होता है वो उपभोक्ता का ही होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मान लीजिए आपने किसी मिस्त्री को अपने यहाँ काम पर रखा और उससे अपना मकान बनवाया, तो उपभोक्ता कौन हुआ, आप या मिस्त्री? अधिकांशतः मैंने पहले भी कई बार ये सवाल पूछा है, तो उसमें स्टूडेंट्स यही कहते हैं मिस्त्री। यहाँ मिस्त्री उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता हैं आप। क्योंकि उपभोक्ता होता कौन है? कीमत देकर वस्तु का उपभोग करने वाला। और मिस्त्री को आप कीमत दे रहे हैं, तो आप हैं उपभोक्ता और बदले में प्राप्त कर रहे हैं उसकी सेवा। तो ध्यान रखना, कहीं आप ये कंफ्यूज हो। मैंने इस सवाल को इसलिए पूछा है क्योंकि पिछली कई क्लासेज के अंतर्गत जब भी ये सवाल पूछता हूँ, अधिकांश स्टूडेंट यही बताते हैं कि यहाँ उपभोक्ता मिस्त्री होंगे। नहीं, उपभोक्ता वह है जो कीमत अदा कर रहा है और जो वस्तुओं का अंतिम उपभोग कर रहा है।
तो आज के टॉपिक में हमने उपभोक्ता शोषण के प्रकारों के बारे में जाना कि उपभोक्ता शोषण दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो वस्तुओं के रूप में और दूसरा सेवाओं के रूप में। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पिछली दो वीडियो में एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह से पढ़ाने में आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट यह है कि आपको लिखित रूप से जानकारी सामने प्राप्त हो रही है। दो प्रॉफिट मिल रहे हैं, एक तो लिखा हुआ सामने मिल रहा है, दूसरा जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। इसी उद्देश्य से इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, अन्यथा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए किया गया है। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करें बजाय बोर्ड के, क्योंकि इस तरह आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ प्राप्त होंगी और होमवर्क करने में भी किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आगामी वीडियो के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।